वापस करना था, तुम किया ही नहीं यार। क्या? अच्छा, ये चलिए बता। कह रहा था वर्क डन इन रोटेटिंग अ मैग्नेटिक मूवमेंट m by an angle of 90 degree from the external magnetic field. Direction is n times the corresponding work done in turn it through an angle of 60 degree where n is given by. n किसके बराबर होगा? बनाओ, सवाल बनाओ। कह रहा वर्क डन इन रोटेटिंग अ मैग्नेटिक मूवमेंट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज n टाइम्स द करिस्पॉन्डिंग वर्क डन टू टर्न इट थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री वेयर n इज गिवन बाय। 60 डिग्री घुमाने में जो काम करना पड़ रहा है उसका n टाइम्स है 90 डिग्री घुमाने में। तो बताओ n का वैल्यू क्या होगा? बनाओ बे, पेन चलाओ, एक ही तो फॉर्मूला लगना है। u बराबर क्या लगना है? एम बी कॉस थीटा। डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या होगा? u फाइनल माइनस u इनिशियल। यही करना है। क्या है इसमें? पता नहीं क्या किया, समझ नहीं आया। क्या भाई? एक बार कितना डिग्री घुमाए हो? 90 डिग्री। जीरो से 90 डिग्री घुमाए हो, एक बार जीरो से कहां घुमाए हो? 60 डिग्री। 60 डिग्री घुमाने में जो काम हुआ है उसका n टाइम्स 90 डिग्री घुमाने में है। भाई गधेड़े, पढ़ फिर से। कह रहा है कि 90 डिग्री घुमाने में जो काम हुआ है दैट इज n टाइम्स करेस्पॉन्डिंग टू द वर्क डन बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यस। तो कितना होगा? n का वैल्यू कितना आएगा? W1 कितना है? MB है ना। और W2 कितना है? MB/2 है। तो n बराबर कितना आएगा? 2 आएगा। यस, दो गुना होगा। 1/2 नहीं, 2। बढ़िया। इधर बताओ। ये बताओ, अ बार मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट इतना जूल पर टेस्ला इज फ्री टू रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इतना दे रखा है exist in the space. Find the work done in rotating the magnet slowly from a direction parallel to the field to the direction 60 डिग्री। क्या बना पाओगे? क्या करोगे? वर्क डन क्या u फाइनल माइनस u इनिशियल? अरे कर पाओगे? कर पाओगे? फाइनल एंगल कितना है? 60। इनिशियल कितना है? 0। क्या b पता है? क्या मैग्नेटिक मूवमेंट पता है? आसान है भाई। ये बताओ। A magnet of magnetic dipole M is released in a uniform magnetic field induction B from the position shown in figure. Find its kinetic energy at theta equals to 90 degree. थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बताओ। हाँ इधर। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे काइनेटिक एनर्जी बताओ। हाँ, यहां से रिलीज किया गया है 90 डिग्री पे, तुमको बताना है 90 डिग्री पे आएगा ना। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पर फोर्स इधर लगेगा। क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन ये है तो ऑब्वियस सी बात है ये साउथ पोल है और ये कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है। ये इसको गोल घुमाएगा ना। पहला सवाल ये कि जब 90 डिग्री पे होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? छोटे छोटे सवाल हैं, दिमाग लगाओ थोड़ा। क्या लिखोगे?
फॉर्मूला क्या लिखोगे? क्या भाई? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। लिखोगे ना? के इनिशियल कितना? के इनिशियल कितना? 0। यू इनिशियल कितना? माइनस ऑफ एम बी कॉस 120 डिग्री। के फाइनल कितना? के फाइनल ही तो निकालना है। यू फाइनल, यू फाइनल माइनस एम बी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू 0। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा? हाफ एम बी। कॉस 120 को क्या लिखोगे? कॉस 90 प्लस 30 ना। तो प्लस साइन 30 के माइनस साइन 30? माइनस साइन 30। तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? एम बी बाई 2। कह रहा इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द मोशन। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। स्टेबल इक्विलिब्रियम में ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो मिनिमम होती है, माइनस एम बी होती है। अरे होती है। तो बताओ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? यही सेम काम करना है। दूसरा बताओ। एम बी, एम बी होगा पक्का? देख लो, थोड़ा ध्यान दो। अरे दादा, इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द मोशन कितना होगा? क्या लिखोगे? फिर से वही, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एम बी बाई 2, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कॉस, कॉस 0 ना। कॉस 0 का वैल्यू 1। तो प्लस एम बी की माइनस एम बी? माइनस एम बी ना। तो के फाइनल कितना हो जाएगा? 3 MB/2। पता नहीं क्या कर रहे हो यार तुम लोग यार। दूसरा सवाल, विल इट परफॉर्म एसएचएम, ऑसिलेशन और पीरियोडिक मोशन? व्हाट इज इट्स एम्पलीट्यूड? क्या परफॉर्म करेगा? क्या परफॉर्म करेगा? बोलो। क्या ये एंगल बहुत बड़ा है? जब एंगल डिस्प्लेसमेंट का एंगल बहुत बड़ा हो जाए तो ये मानकर चलो, क्या भाई, क्या ये क्या होगा? एसएचएम तो नहीं होगा, ऑसिलेटरी। कैसा ऑसिलेशन? डैम्ड। एसएचएम तो है नहीं। तीन ही ऑसिलेशन होते हैं, एसएचएम डैम्ड, मतलब एसएचएम डैम्ड और फोर्स्ड। तो कौन सा होगा ये? बड़ा एंगल है ना। धीरे 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 क्या स्लो डाउन हो जाएगा ना। तो कैसा ऑसिलेशन हो जाएगा? डैम्ड ऑसिलेशन। पूछ रहा है व्हाट इज इट्स एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब पहली बार कितना एंगल जाएगा? पहली बार कितना एंगल जाएगा? अरे कहां से छोड़े, 120 से ना। तो पहली बार 120 जाएगा। अरे क्लैरिटी है ना। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड होगा वो 120 डिग्री का होगा। खत्म। अबे गधेड़ो, ऐसे घटिया सा एक्सप्रेशन बनाते हुए तुम लोग। ये यहां से चला, पहले राउंड में 120 जाएगा, फिर उसके बाद कम हो जाएगा और कम हो जाएगा और कम हो जाएगा और कम हो जाएगा और धीरे 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 खत्म हो जाएगा। क्लियर है ना? एक समय ऐसा आएगा कि फिर एसएचएम परफॉर्म करने लग जाएगा। यह कह रहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट कट्स ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसके बाद बात करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। बहुत बढ़िया हिस्सा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब मैग्नेटिक मटेरियल और इनके प्रॉपर्टीज की बात करी जाती है तो सबसे पहला टर्म निकल के आता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या भाई? रिलेटिव परमिएबिलिटी डिनोट किया जाता है म्यू आर से और लिखा जाता है म्यू बाई म्यू नॉट। ये म्यू एम होता है। अरे क्लियर है? और ये बराबर होता है मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इन एयर। ये बी जो है ये है मैग्नेटिक फील्ड इन, मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम, मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम। बी नॉट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इन एयर। इसी के बिहाफ पर दो टर्म बनाए गए। एक टर्म का नाम रखा गया मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या नाम रखा गया भैया? मैग्नेटिक इंटेंसिटी।
जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि आपके पास एक बार मैग्नेट है, ऐसे देखिएगा, ये आपके पास, छोड़िए, मान लीजिए हमने कहा कि आपके पास ये कोई मटेरियल है जिसका जिसको ऐसे हमने रखा हुआ है और इसको हमने एक सोलेनॉइड के अंदर रख दिया। सोलेनॉइड समझते हैं? अरे समझते हैं ना? क्या किया जाता है जब कभी सोलेनॉइड से हमको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है ना, तो हम उसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर। तो देखिए कैसे बढ़ती है मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर, ये समझना है कि अगर हम इसके अंदर करंट बढ़ाएंगे, आई बढ़ाएंगे, तो क्या होगा? क्या इन कॉइल्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है? ये कोई मैग्नेट नहीं है, ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, लाइक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मान लेते हैं कोई, ठीक है ना? अभी इसी के बिहाफ पे क्लासिफाई हो जाएगा कि फेरो क्या होता है, डाया क्या होता है, पैरा क्या होता है। तो हुआ क्या, इस एंड से करंट एंटर की, ये साउथ पोल बन गया और ये कौन सा पोल बन गया? नॉर्थ पोल। यहां से इसकी, इस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं और इसके अंदर जा रही हैं, सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर जा रही हैं, या जो भी कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इसके अंदर ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो हो क्या रहा है, ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू है बी नॉट। इसकी वैल्यू कितनी है? बी नॉट। इसको किसने पैदा किया है? सोलेनॉइड ने। किसने? सोलेनॉइड के अंदर दौड़ने वाली करंट ने। करंट बढ़ाओगे तो बी नॉट बढ़ेगा, करंट बढ़ाओगे तो बी नॉट बढ़ेगा। ये जो मटेरियल इसके अंदर हमने ये ग्रीन कलर का भरा हुआ है, ये एक ऐसा मटेरियल था जिसके पास अपना कोई मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं था, लेकिन जैसे ही इसके अंदर बाहर से मैग्नेटिक फील्ड आई ना, ये मैग्नेटाइज हो गया। बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड आई उसने इसको मैग्नेटाइज कर दिया। अब सुनना, ये आपका बार मैग्नेट था, इसके अंदर अभी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, मतलब कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, इसके अंदर इसकी अपनी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। जैसे बाहर से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एंटर करती है, क्या? बी नॉट। ये क्या करेगी, इसके जो मैग्नेटिक डोमेन्स थे जो एक दूसरे को कट कर दे रहे थे, जिसकी वजह से इनके पास अपना कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं था, उन सारे डोमेन्स को मजबूर करेगी अलाइन होने के लिए। क्लियर? जब अलाइनमेंट के लिए मजबूर करेगी तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर बी नॉट होगी, अरे होगी ना? और साथ में एक स्पिनिंग हो रही थी इधर, एक स्पिनिंग हो रही थी इधर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। अब दोनों क्या कर रहे हैं? एक ही डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं। तो क्या इसका भी मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा? क्या इसका भी मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा? क्या दोनों जुड़ जाएगा? अरे बात समझे ना? तो इसके अंदर इसका अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, जो उसके डोमेन्स की वजह से आ रहा है। तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मीडियम। क्लियर? अब देखो, मान लो तुमने बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड दी, इसके अंदर अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर आया बी एम। कितना आया? बी एम। थोड़ा और बी नॉट बढ़ाए, इसके डोमेन्स और ज्यादा अलाइन हुए, और बी नॉट बढ़ाए और ज्यादा अलाइन हुए। एक समय ऐसा आया कि आप बी नॉट बढ़ाते गए, मैग्नेटिक डोमेन्स अलाइन होते गए होते गए होते गए। एक समय कभी तो ऐसा आएगा जब सारे के सारे डोमेन्स अलाइन हो जाएंगे। उसके बाद आप बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, खाली बी नॉट बढ़ेगा। क्या इस मीडियम के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी? उसके बाद बढ़ेगी। बी नॉट तो बढ़ ही रहा है, लेकिन इस मटेरियल की जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो इसके एटम्स की वजह से आ रही है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे क्लैरिटी है? बीएम जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो दो बातें हुई, एक क्या कि जब यहां पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, इस मटेरियल का अपना कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं था। बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, जो इसको मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रही है, क्लियर है? इसकी इंटेंसिटी को बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या है मैग्नेटिक इंटेंसिटी? वो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड जो इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अरे क्लैरिटी है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसकी प्रॉपर्टी है? उस सोर्स की जो उस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहा है। ये बात समझे? तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी को कहा गया मैग्नेटिक इंटेंसिटी को डिनोट किया गया एच से,
और कहा गया कि ये H जो है ना, ये बी नॉट बाई म्यू नॉट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? बी नॉट बाई म्यू नॉट। किसके बराबर? बी नॉट बाई म्यू नॉट के। अब हुआ क्या, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी ने किया क्या, इसके अंदर अपने तो खुद प्रेजेंट थी, साथ में इसके डोमेन्स को भी मैग्नेटाइज किया। अरे किया कि नहीं किया? जो इसके डोमेन्स, जब सबका रोटेशन एक डायरेक्शन में हो जाएगा तो क्या ये भी मैग्नेटिक कैरेक्टर देने लग जाएगा? देने लग जाएगा ना। तो होता क्या है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, जिनको बहुत समय तक किसी बी नॉट के इन्फ्लुएंस में रख दिया जाता है, तो उसके सारे डोमेन्स अलाइन हो गए। अब बी नॉट हटा दो, बीएम वैसा की वैसा रह जाएगा। तो ये बीएम क्या बनाएगा? परमानेंट मैग्नेट। क्या बनाएगा? परमानेंट मैग्नेट। बी नॉट चला गया, लेकिन डोमेन्स अलाइन हो चुके हैं। अब वो डोमेन्स उसी में स्टेबल हो चुके हैं, फिर से वो पलटने वाले नहीं पलटेंगे, तो उनका मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं जाएगा। अब इनको पलटने के लिए, इनकी स्पिनिंग को रैंडम करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो इनको हीट कर देते हैं, या इनको पीट के इनके डोमेन्स को चेंज कर देते हैं, मतलब एनर्जी देते हैं अल्टीमेटली। तो हुआ क्या, क्या मैग्नेटिक इंटेंसिटी की कहानी समझ आई? कौन लेके आया मैग्नेटिक इंटेंसिटी? जो मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद एक बात होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या भाई? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये बताता है कि ये मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ। क्लियर है? ये मटेरियल, जिस मटेरियल में बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, ये कितना मैग्नेटाइज हुआ। कौन मैग्नेटाइज कर रहा है? बी नॉट कितना कर पाया? बीएम कितना कर पाया? क्या बीएम की एक लिमिट है? अरे बीएम की एक लिमिट है ना। जब सारे के सारे डोमेन्स एक ही लाइन में अलाइन हो जाएंगे तो ये पूरी तरह से मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसके बाद मैग्नेटाइज होने वाला नहीं। ठीक? तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को आई से डिनोट किया जाता है, और इसको लिखा जाता है बीएम बाई म्यू नॉट। क्या लिखा जाता है? बीएम बाई म्यू नॉट। क्लियर है? इस मीडियम की जो परमिएबिलिटी है, रिलेटिव परमिएबिलिटी है, वो म्यू आर है। क्लियर है? रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या है? म्यू आर है। बीएम क्या इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है? तो इस मीडियम का जो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होगा, वो होगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर। होगा कि नहीं होगा? देखो, म्यू आर बराबर म्यू नॉट बाई म्यू एम बाई म्यू नॉट पढ़े हो ना। तो म्यू एम बराबर क्या हो गया? म्यू आर इंटू म्यू नॉट। लेकिन सवाल यहां यह पैदा होता है कि जब हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन लिख रहे हैं, तो यहां क्या लिख रहे हैं? बीएम बाई म्यू नॉट। क्या लिख रहे हैं भाई साहब? बीएम बाई म्यू नॉट। अब सवाल ये पैदा होता है यहां से कि जब ये बीएम इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो परमिएबिलिटी एयर की क्यों लिखी जा रही है, या वैक्यूम की क्यों लिखी जा रही है? परमिएबिलिटी तो उस मीडियम की लिखी जानी चाहिए ना। यहां म्यू नॉट क्यों लिखा गया? बोलिए। बहुत बढ़िया आंसर, आप पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं सब, बस आपको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करनी है। सोचिए, ये जो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, वो कर क्या रही है? बी नॉट कर क्या रही है? बी नॉट का काम क्या है? क्या कंट्रोल कर रहा है बी नॉट? मैग्नेटिक मूवमेंट, यही तो कंट्रोल कर रहा है। मैग्नेटिक मूवमेंट कहां से आता है? मैग्नेटिक मूवमेंट कहां से आता है? इलेक्ट्रॉन के गोल घूमने से ना यार। EV/2 ही तो पढ़े हो यार, थोड़ा तो रिलेटेबल बनाओ यार, नहीं तो क्या फिर हर चीज रटनी थोड़ी है यार। इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन की वजह से। अब मान लो एक एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है? कितना है? बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, वो पता है क्या कर रही है? इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है, और ऊपर वाले को भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है। जब दोनों को वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे रही है, तो क्या उसका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ आ जा रहा है? और ऐसे बहुत सारे एटम्स के साथ ये करने की कोशिश कर रही है। अरे कर रही है ना। एटम के न्यूक्लियस को डिस्टर्ब कर रही है, या केवल एटम के इलेक्ट्रॉन को? एटम के इलेक्ट्रॉन को, उसी के स्पिनिंग को तो डिस्टर्ब कर रही है बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड। और एटम का इलेक्ट्रॉन जो एटम के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, वो उस एटम के मैक्सिमम वैक्यूम स्पेस में है।
पढ़े हो? एटम की कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हो? क्या पढ़े हो? 99.9% वॉल्यूम ऑफ द एटम इज एम्प्टी। वो मैग्नेटिक फील्ड उसी 99.9% वॉल्यूम से गुजर रही है एक एटम के, जो खाली है, जिसमें क्या भरा है? वैक्यूम। वहां कुछ भी नहीं है। इस वजह से हम क्या लिखते हैं? Bm बाई म्यू नॉट। अरे समझ आया? म्यू नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम। क्लियर? इसी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को एक और फॉर्मूले से डिफाइन किया जाता है, वो है मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम मतलब बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड ने इसके कितने डोमेन्स बनाए। डोमेन समझ रहे हो ना? एक एटम के अराउंड अगर एक इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है, एक एटम के अराउंड अगर एक इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन का एक का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हुआ? EVR। क्या हुआ? EVR बाई 2। EVR बाई 2। दो घूम रहे हैं तो EVR बाई 2 EVR बाई 2 जुड़ेगा। अरे क्लैरिटी है ना? ऐसे जुड़ता चला जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ये बताता है कि मेरा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, मैं कितना मैग्नेटाइज हुआ हूं। अरे क्लैरिटी है? मेरे कितने डोमेन्स अलाइंड हुए हैं, जितने ज्यादा अलाइंड होंगे क्या मेरा मैग्नेटिक मूवमेंट उतना ज्यादा होगा? नहीं आई बात? पर यूनिट वॉल्यूम मेरे कितने डोमेन्स अलाइंड हुए हैं वो हमको बताता है क्या? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दैट इज M बाई V। अरे क्लैरिटी है? दोनों टर्म समझ आए? नहीं आया? आया? अच्छा सोचो। अब अगर मैं कहूं कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बराबर है B0 प्लस BM के, सोचो। कोई डाउट है यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? नेट मैग्नेटिक फील्ड इस मीडियम के अंदर किसके बराबर है? B0 प्लस BM के। B0 को क्या मैं म्यू नॉट इंटू H लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? म्यू नॉट इंटू H। अच्छा, और BM को क्या लिख सकता हूं? बोलो। म्यू नॉट इंटू I। क्या मैं म्यू नॉट को कॉमन कर लूं? क्या कर लूं? म्यू नॉट को कॉमन कर लिया जाए, क्या बचेगा? H प्लस I। क्लियर है क्या? H प्लस I। अच्छा, तो हम कह रहे हैं एक काम करो, म्यू नॉट को कॉमन मत करो, बट एक रिजल्ट ये देख लो, H प्लस I ये बराबर हो गया B। हो गया? समझ लो। कोई डाउट लग रहा हो, कुछ भी ऐसा लग रहा हो जो मैं लॉजिकली रिलेट नहीं कर पाया, तो बता दो। क्योंकि यही वो जगह होती है जहां 99% लोग अटके रहते हैं, खाली रट्टा मारते वहीं जाकर भूल जाते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है। क्लैरिटी आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ठीक। अब इसके बाद इस मटेरियल का कैसा मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, क्योंकि देखो म्यू नॉट से तुम मैग्नेटिक कैरेक्टर कंप्लीटली रिलेट नहीं कर पाओगे मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक पे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि जो डोमेन्स हैं वो जिसको मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं उनका मैक्सिमम स्पेस क्या है? वैक्यूम, है ना? लेकिन इस मीडियम की जो परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी क्या होता है? बाहर से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड को ये अपने अंदर कितना अलाउ कर रहा है। तो ये दो अलग अलग टर्म हो जाते हैं। क्लियर? तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा टर्म बनाते हैं जो आने वाली मैग्नेटिक फील्ड का और मेरे अंदर कितना मैग्नेटिक कैरेक्टर इंड्यूस हुआ, इन दोनों को रिलेट कर पाए। तो हमने उसका नाम रखा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या नाम रखा? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बहुत ध्यान से सुनना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को बेटा जी डिनोट किया जाता है काई से। किससे? एक्स जैसा होता है, एक्स की नीचे वाले की थोड़ी पूंछ निकली होती है, इसको पढ़ते हैं काई। CHI। ठीक? चाई नहीं, काई। अरे क्लैरिटी है? अब सुनो, काई क्या है? काई क्या है? काई वो रिलेशन एस्टेब्लिश करता है जो ये बताता है कि बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में मैं कितना मैग्नेटाइज हुआ। ठीक है? बाहर से जो मुझे मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहा है वो है, जानते हो कौन? H। B0 बाई म्यू नॉट। क्लियर है? और जो मैं मैग्नेटाइज हुआ हूं वो क्या है? I। तो काई ने कहा कि मेरा मैग्नेटाइजेशन
इसके रिस्पेक्ट में कितना हुआ, दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। काई को क्या लिखा गया, आई बाई एच। क्या लिखा गया भाई साहब, काई बराबर आई बाई एच। समझ लो, देख लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कुछ ऐसा लग रहा हो जो सर के ऊपर से निकल रहा है, समझ आए। परमिएबिलिटी को हम डायरेक्टली रिलेट नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस मीडियम का बाहर वाले के लिए परमिएबिलिटी अलग है, बी नॉट के लिए परमिएबिलिटी अलग है, और जो वो मैग्नेटाइज हो रहा है उसके लिए परमिएबिलिटी अलग है। बाहर वाले के लिए परमिएबिलिटी म्यू एम है, और उसके खुद के डोमेन्स जब मैग्नेटाइज हो रहे हैं तो परमिएबिलिटी म्यू नॉट है। नहीं आया। डोमेन्स जो मैग्नेटिक मूवमेंट पैदा कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग की वजह से कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन का, जब एटम की बात करने जहां इलेक्ट्रॉन है उसका मैक्सिमम स्पेस खाली है। तो जो मैं मैग्नेटाइज हुआ हूं, जो मेरे डोमेन्स बने हैं वो डोमेन्स बने हैं म्यू नॉट के रिस्पेक्ट में, और बाहर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो किसके रिस्पेक्ट में आ रही है, म्यू एम के रिस्पेक्ट में आ रही है। अरे बात समझ रहे हो ना, किसी भी मटेरियल में क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वहां मैग्नेटिक फील्ड जिस मीडियम से पास कर रही है उस मीडियम की परमिएबिलिटी क्या है। इस रॉड की परमिएबिलिटी क्या थी, म्यू एम। क्या थी, क्या थी, म्यू एम, जो ये बताता है कि बाहर वाली कितनी मैग्नेटिक फील्ड इसको पेनिट्रेट कर पाएगी। और म्यू नॉट ये बताता है कि इसके अंदर जो बीएम इंड्यूस हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स के रोटेशन की वजह से आ रहा है, उससे जो मैग्नेटिक मूवमेंट बन रहा है वो वैक्यूम में बन रहा है। कहां बन रहा है, वैक्यूम। तो हमने कहा कि हम म्यू एम और म्यू नॉट को एक साथ नहीं रिलेट कर पा रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, एक नया टर्म बनाते हैं जिसका नाम क्या रखते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सिंपल सी बात है कि मेरा कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है किसके कंपैरिजन में, बाहर से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में, दैट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या लिखे, काई बराबर आई बाई एच। और अभी तुम पढ़े हो क्या, बी बराबर म्यू नॉट आई प्लस एच, पढ़े हो? अरे पढ़े हो पक्का भाई, यस। अब देखो, यहां से बी बराबर, मैं कह रहा हूं एच को कॉमन कर लो। किसको कॉमन कर लो, एच को। तो यहां क्या हो जाएगा, आई बाई एच, और यहां पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बी बाई एच म्यू नॉट, अरे क्लियर है ना, और यहां पे क्या है, यहां पे क्या, काई प्लस 1, काई प्लस 1, अरे क्लियर है क्या। बी बाई एच जो होता है ये मीडियम की परमिएबिलिटी होती है। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम को लिखा जाता है क्या, बी बाई एच। म्यू एम को क्या लिखा जाता है, बी बाई एच। सोचिए अभी क्या बताया आपको कि अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ वो इस बात पे निर्धारित करेगा कि उस मीडियम की परमिएबिलिटी क्या है। अरे क्लैरिटी है ना। बाहर क्या था, बी नॉट, बी नॉट था ना, अंदर पहुंचा तो मैग्नेटाइज कितना कर पा रहा है वो कौन डिफाइन कर रहा है, एच। और एच के लिए कौन जिम्मेदार है, म्यू एम। कौन जिम्मेदार है, अरे क्लियर है ना। तो म्यू एम बराबर क्या लिखे, बी बाई एच। तो यहां लिखे म्यू एम, यहां लिखे म्यू नॉट, और यहां लिखे काई प्लस 1। तो म्यू एम बाई म्यू नॉट बराबर क्या हो गया, काई प्लस 1। और म्यू एम बाई म्यू नॉट को क्या लिखते हैं, म्यू आर। क्या लिखते हैं, म्यू आर। तो म्यू आर बराबर क्या हो गया, काई प्लस 1। अरे समझ आए, पल्ले पड़ा। दिस इज द कंप्लीट एक्सप्रेशन। फिर से एक बार देखना। क्या भाई, क्या देखोगे, बोलो बोलो। क्या रिलेटिव परमिएबिलिटी क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं। म्यू एम बाई म्यू नॉट दैट इज बी बाई बी नॉट। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, इस सोलेनॉइड के अंदर जो करंट है उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, क्लियर है ना। उस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको हम किससे नापते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी से, क्लियर है। तो H बराबर बी नॉट बाई म्यू नॉट। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बेसिकली वो टर्म है जो बाहर से मुझे मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहा है, क्लियर है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है कि मैं उस बाहर वाली मैग्नेटिक इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में अपने आप को कितना मैग्नेटाइज किया।
मैं जो बाहर से आई उससे ज्यादा भी कर सकता हूं और उससे कम भी कर सकता हूं। अरे क्लैरिटी है? दूसरी बात, इसके अंदर टोटल फील्ड कितनी होगी? एक बाहर वाली बी नॉट और दूसरा बी एम। अरे क्लियर है? तो बी बराबर क्या लिखोगे? बी नॉट प्लस बी एम। तो बी नॉट वो हिस्सा है जो इसको मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहा है, बी एम वो हिस्सा है जिससे ये मैग्नेटाइज हुआ है। अरे क्लियर है ना? तो बी नॉट प्लस बी एम क्या नेट मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो गया? बी नॉट की जगह क्या लिख सकते हो? म्यू नॉट इंटू एच, और बी एम की जगह म्यू नॉट इंटू आई, तो म्यू नॉट एच प्लस आई। अब हमने कहा इसमें से क्या कॉमन कर लिया जाए भाई? इसमें से क्या कॉमन कर लिया जाए? H कॉमन कर लिया जाए, क्योंकि हमको मिलेगा I बाई एच जो डायरेक्टली रिलेट करेगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को। मैं कितना मैग्नेटाइज हुआ, दैट इज I, किसके रिस्पेक्ट में? जो मुझे मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहा था, दैट इज H। तो I बाई एच को हमने क्या लिखा? काय। तो B बराबर म्यू नॉट आई प्लस एच। हमने कहा एक काम करो, H को कॉमन कर लो, तो म्यू नॉट एच। बी बाई एच आपको एक चीज याद रखनी है कि ये किसके बराबर होता है? म्यू एम के, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। परमेबिलिटी ऑफ मीडियम बी बाई एच। बी बाई एच को हमने लिख दिया म्यू एम, यहां म्यू नॉट था तो म्यू एम बाई म्यू नॉट को क्या लिख दिया? म्यू आर, दैट इज इक्वल टू काई प्लस वन। अब इसी काई के बिहाफ पर तीन तरह के मटीरियल्स बनाए जाते हैं। एक होता है कौन सा? डाया मैग्नेटिक मटीरियल। एक होता है पैरा मैग्नेटिक मटीरियल, और एक होता है अपने पास फेरो मैग्नेटिक मटीरियल। देखिए होता क्या है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। डायामैग्नेटिक मटीरियल, डायामैग्नेटिक मटीरियल के अंदर क्या होता है, पढ़ना तो आपको पूरा चार्ट है, जो आपके मॉड्यूल में पूरा चार्ट है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूं ताकि आपको पूरा चार्ट समझ आ जाए। डायामैग्नेटिक मटीरियल्स, डायामैग्नेटिक मटीरियल्स की केमिकल प्रॉपर्टी जानते हो? क्या होता है? क्या इलेक्ट्रॉन्स पेयर में रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पेयर में रहते हैं ना? इलेक्ट्रॉन्स पेयर में रहते हैं ना डायमैग्नेटिक में। तो एक में स्पिनिंग अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे में कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। तभी तो ऑर्बिटल फिलिंग देखते हो, एक एरो नीचे होता है और एक एरो ऊपर। अरे क्लियर है ना? हाँ। तो यहां पर क्या होता है कि जब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड आती है तो ये अपने आप को मैग्नेटाइज करता है, लेकिन उल्टा मैग्नेटाइज करता है। इसमें काई की वैल्यू क्या होती है? काई की वैल्यू लेस देन जीरो। मतलब कैसा होगा? नेगेटिव। काई कैसा होगा यहां पे? नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब है कि ये फीबली मैग्नेटाइज करता है, मैग्नेटाइज इन इन क्या भाई? ऑपोजिट डायरेक्शन। फीबली मैग्नेटाइज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और मैग्नेटाइजेशन का कारण क्या है? मैग्नेटाइजेशन का कारण क्या है? ऑर्बिटल मोशन। मैग्नेटाइजेशन का कारण क्या है? ऑर्बिटल मोशन। क्लियर? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? इनका काई जो होता है ना, वो जीरो से बड़ा होता है और वन से छोटा होता है। मतलब बाहर से आया बी नॉट, इन्होंने अपने आप को मैग्नेटाइज किया बीएम, जो बीएम मैग्नेटाइजेशन हुआ वो बी नॉट से कम होगा। मतलब इनका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक इंटेंसिटी से कम होगा। जो मुझे मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसके कंपैरिजन में मैं कम मैग्नेटाइज हुआ। अरे क्लियर है? तो ये कौन से मटेरियल हो गए? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या? बोलो। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या? जैसे तुम बताओ ना कि डायामैग्नेटिक में क्या होता है, सब कुछ पेयर में होता है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर में होते हैं, वैसे पैरामैग्नेटिक में क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अरे होते हैं ना भाई। यहां पे क्या हो जाते हैं? अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का कारण है, मैग्नेटाइजेशन का कारण है, मैग्नेटाइजेशन का कारण क्या है? कारण क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अरे नहीं आया? मैग्नेटाइजेशन का कारण क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों सेम बात है?
दोनों सेम बात है? नहीं, क्या अंतर है? फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर में हो सकता है? अरे हो सकता है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? एक एक ऑर्बिटल में एक एक जगह खाली है ना। अरे क्लियर है, फ्री इलेक्ट्रॉन में ऐसा कुछ नहीं है। वो पेयर्ड भी हो सकते हैं, वो अनपेयर्ड भी हो सकते हैं, बट वो न्यूक्लियस से बहुत वीकली बॉन्डेड हैं। तो यहां पर भी जो होता है ना, ये भी क्या होता है कि ये भी फीबली मैग्नेटाइज ही होते हैं। बट ये कैसे मैग्नेटाइज होते हैं? फीबली मैग्नेटाइज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? हाँ भाई, इनमें काई की वैल्यू बहुत बड़ी होती है। किससे? 1 से। हाँ, बाहर से आया 10 टेस्ला, क्लियर है, और ये अपने आप को मैग्नेटाइज कर लिए 20 टेस्ला, 30 टेस्ला, 40 टेस्ला, क्लियर है। ये किस कारण से होता है? जैसे यहां पर पढ़ लिए क्या, ऑर्बिटल मोशन के कारण हो रहा है। यहां किसके कारण हो रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। फेरोमैग्नेटिक, अरे जनरली मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं ना। अरे बनते हैं मैग्नेटिक डोमेन्स, तो सब में बन रहे हैं, लेकिन यहां पर मैग्नेटिक डोमेन्स बनाने का कारण है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अरे बात समझे क्या भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जनरली मेटल्स होते हैं और उन सब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। काई की वैल्यू 1 होती है। मैग्नेटाइजेशन का कारण क्या है? मैग्नेटाइजेशन का कारण क्या है? क्या है भैया मैग्नेटाइजेशन का कारण? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा क्या भाई? हाईली और स्ट्रांगली मैग्नेटाइज in the direction of magnetic field, in the direction of magnetic field, क्लियर? ये वो बेसिक प्रॉपर्टीज है जिनसे आप अपने छोटे 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 जितने सवाल हैं वो सब बना ले जाओगे। इसके बाद भी पढ़ना है आपको, पूरा पूरा चार्ट आपको पढ़ना है, एक एक चीज। यहां तक कहानी क्लियर हुई? पहले ये बताओ, ये पेज साफ सुथरा क्लियर है एकदम? कोई डाउट, कोई परेशानी, कुछ लग रहा हो जो सर के ऊपर से जा रहा हो भाई साहब? हाँ हाँ, लिखेंगे तो है ही है, सुनो तो, लिखेंगे पूरा पूरा लिखेंगे। इसके बाद एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक लॉ दिया, जिनका नाम रखा गया क्या? क्यूरीज लॉ। क्या नाम रखा गया? क्यूरीज लॉ। क्यूरी ने कहा कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसी मैग्नेटिक मटेरियल का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मैग्नेटिक इंडक्शन के। obvious सी बात है, जितना ज्यादा मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, जितनी ज्यादा अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? कितना ज्यादा मैं मैग्नेटाइज हुआ, क्योंकि बी नॉट तो फिक्स है। बी नॉट तो फिक्स है, बी में क्या बीएम बढ़ रहा है? और बीएम कौन डिफाइन कर रहा है? मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी कर रहा है ना। तो इन्होंने कहा कि आई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बी के, लेकिन कंडीशन है कि टेम्परेचर कम से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो काम तमाम। क्यों? क्योंकि तुम बाहर से एक तो मैग्नेटिक फील्ड लगा के उनके डोमेन्स को एक डायरेक्शन में अलाइन किए हो, और फिर तुम टेम्परेचर बढ़ा दिए तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिनिंग क्या रैंडम हो जाएगी, क्योंकि उनको अलग से काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। तो वो क्या चाहेंगे कि उनका डोमेन्स न्यूट्रलाइज हो जाए। अरे क्लैरिटी है ना? अब जैसे मान लो किसी का डोमेन एम बना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी तो आ रही है, बढ़ रही है। मैग्नेटिक डोमेन्स बढ़े तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाए? नहीं, तो फिर वो क्या कर लेता है? हाई टेम्परेचर पर अपने आप को ऐसे रीअरेंज करता है कि नेट डोमेन्स कितने हो जाते हैं? 0। तो होता क्या है? कहा कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी होगा, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। अरे क्लियर? यहां तक बात समझ आ रही है? अच्छा, बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एच के। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच के। तो आई बाई एच, अल्टीमेटली हम ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने ऐसे रिलेट किया, हम कहते हैं कि तुम ऐसे याद करो कि आई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एच के, होगा कि नहीं होगा? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टी के, होगा ना? तो आई बाई एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टी। आई बाई एच को क्या लिखोगे? काई। काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टी। टेम्परेचर बढ़ाओगे काई घटेगा। वो टेम्परेचर जिस पर कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वो टेम्परेचर जिस पर कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में कन्वर्ट हो जाता है?
पैरामैग्नेटिक मटेरियल में उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? क्यूरीज टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? क्यूरीज टेम्परेचर। अरे क्लैरिटी है? नहीं आया? हाँ हाँ, ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है ना? बट वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? एच के, कि बाहर से कितना मैग्नेटाइजेशन अंदर आ रहा है। तो काई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या लिख लेते हैं? काई बराबर c/t। ये हमारे पास क्यूरीज लॉ। क्लियर है? कई बार तो, एक बार तो मैं देख रहा था नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था बस यहां से, काई 1/काई 2 बराबर T2/T। बस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दे रखा था, दोनों टेम्परेचर दे रखा था, एक टेम्परेचर पूछा था, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में पूछा गया था। आपका टेम्परेचर यहां पे किसमें है? याद रखेगा, टेम्परेचर इज इन केल्विन। अरे क्लियर है क्या? टेम्परेचर इज इन केल्विन, दैट्स इट। ये चलिए लिखिए इसको, पेन चला लीजिए। मॉड्यूल 2, इसके बाद पढ़ाऊंगा हिस्टेरेसिस कर्व। हाँ हाँ, इतना ही है यार। अभी सवाल है, नोट करो जल्दी, सवाल कराऊं। किसको नींद आ रहा है? अब नींद आ रहा है तो सोए, अब क्या करूं? उसके जागने और सोने का ठीका थोड़ी ले रखा हूं मैं। हाँ सुधांशु सर, हाँ आ रहे होंगे। हम्म हम्म क्या बेटा जी? फिबली का मतलब कम। हाँ बेटा। हाँ, वाटर पैरामैग्नेटिक होगा। हाँ, पैरामैग्नेटिक होने का कारण ये है कि वाटर H2 उसके पास तो होता है ना,
इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं रहते हैं ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना। अरे वाटर के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है? हाँ, हाइड्रोजन फिल कर देता है। हाँ, पता नहीं यार। वाटर डायमैग्नेटिक होता है। वाटर डायमैग्नेटिक होता है। ऑर्बिटल ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक कैरेक्टर रहता है। जितने भी ऐसे क्वेश्चंस मिले मेटल्स आइडेंटिफाई करने वाले कि पैरा है कि फेरो है, उनको याद कर लेना। ऑब्वियस सी बात है, वहां जाके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थोड़ी ढूंढने बैठ जाओगे यार। हाँ, हाँ, डाय और पैरा तो निकल जाएगा, इतना केमिस्ट्री पढ़े हैं। फेरो में मेटल्स आएंगे ज्यादा करके। बट कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे तुम्हारा कॉपर वापर हो गया, ये सब पैरा में आ जाते हैं। थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करना, कौन चिपक जाता है मैग्नेट के साथ? जो चिपक जाता है वो फेरो है, जो नहीं चिपक रहा है वो पैरा है, या जो बहुत कम चिपक रहा है वो भी पैरा है। हाँ, मैग्नेट देंगे देखने के लिए। नहीं नहीं, इसमें ऑप्शंस वो दिए होंगे, क्या बोलते हैं, इनके एग्जांपल्स दिए होंगे, एग्जांपल्स रट लेना। स्टील है ना वो। अरे वो तो मतलब ऐसा है कि अब मान लो मैं तुरंत निकाल दूं, तुरंत लगाए तुरंत निकाल दूं, थोड़ी आ जाएगा, बहुत ज्यादा समय तक रहेगा तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल तो आएगा ही आएगा। तो हाँ, बहुत थोड़ा सा रहता है, रह जाता है कभी कभार। ऐसे सिक्का लगा लेते थे, एक का वाला सिक्का था, और निकालने के बाद भी सिक्का चिपका रहता था। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यार, तो मैग्नेटाइज तो करेगा ही। क्या भाई, बोलो। क्या कह रहा? कहाँ है वे? ठीक ठीक ठीक, जरूरी है। नोट करो, इसको नोट करो। चलें आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, हाँ, पता नहीं यार। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, तो ये सब ऐसे टर्म्स हैं जिनको रट लो एकदम बाय हार्ट। चलें आगे बढ़े। अरे भाई, कितना टाइम लगाओगे यार? आई और एच बाई टी का कर्व याद रहेगा? अरे भाई, यही तो पढ़े हो ना। देखो, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या भाई? एच बाई टी। ये जाने के बाद कांस्टेंट हो गया, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर फिक्स रख के तुम मान लो एच को चेंज कर रहे हो, ये यहां जाने के बाद क्या है? एक समय ऐसा आया कि तुम मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहे थे, मैं मैग्नेटाइज होता गया होता गया होता गया, एक लिमिट तक ही ना। जब मेरे सारे डोमेन्स अलाइन हो गए, उसके बाद तुम कितना भी मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर लो, मेरी मैग्नेटिक इंटेंसिटी पे जो मैं मैग्नेटाइज कर रहा हूं खुद को, उस पर कोई चेंज होने वाला नहीं। यही वो सिचुएशन। इसी से एक कर्व निकल के आता है जिसको बोलते हैं बीएच कर्व। क्या बोलते हैं? बीएच कर्व, हिस्टेरिसिस कर्व। सिंपल यही कर्व ही है, कुछ है नहीं वो। अरे ये सब लिख लेना यार।
हाँ, ये सुनो ना। हाँ सुनो, इधर देखो। ये बताओ, इसके बाद अगला जो कर्व आता है ना तुम्हारे सामने, वो होता है बीएच कर्व। वो क्या कहता है कि ये तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास बी है और ये तुम्हारे पास क्या है, एच। क्लियर है ना? इसी को बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। हिस्टेरेसिस कर्व क्या कहता है, ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट था ये एक सोलेनॉइड के अंदर किया गया था। ये तुम्हारे पास एक सोलेनॉइड है, इसमें करंट दौड़ रही आई, यहां से करंट आ रही आई, और इसके बीच में एक तुम्हारे पास मैग्नेटिक मटेरियल रखा है। जनरली जो बीएच कर्व पहला ड्रॉ किया गया था वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ड्रॉ किया गया था। क्या था बीएच कर्व, और वही पढ़ना ही है। क्या था भाई, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। इस समय अगर इस सोलेनॉइड में कोई करंट नहीं जा रही है तो क्या इसके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है? नहीं, इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। होगा क्या, जैसे ही करंट जाएगी क्या बाहर से बी नॉट आ रही है? अरे आ रही है ना, जो इससे लिंक कर रही है। तो अंदर एक तो बी नॉट हो गया और दूसरा क्या, मीडियम का हो गया बीएम, और ये किसके बराबर हो गया, बी के। अरे हो गया भाई, समझ आया? अब तुम क्या कर रहे हो, बी नॉट को बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो। क्या हो रहा है, बीएम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आया, एक समय ऐसा आया कि ये क्या हो गया, कांस्टेंट। क्लियर है ना? ये बीएम है, मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम। बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, एक समय के बाद क्या हो गया, कांस्टेंट। एक समय के बाद क्या हो गया, कांस्टेंट। अब तुम बी नॉट बढ़ाते रहो, अब तुम बी नॉट बढ़ाते रहो, सारे के सारे डोमेन्स अलाइंड। अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई बोलो। इसके बाद यही वाला ग्राफ आ गया ना, देखो ना, इसके सारे के सारे डोमेन्स अलाइन हो गए। अब बाहर से आप कितनी भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा लो, इसके मैग्नेटिक कैरेक्टर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जब ये सैचुरेशन आ गया ना, हमने सोचा चलो अब इसको रिवर्स करते हैं। तो जब हमने इसकी करंट को अब घटाना शुरू किया, पहले करंट को बढ़ाकर लेकर गए सैचुरेशन करंट तक पहुंचे। जब हम करंट बढ़ा रहे हैं तो हम बेसिकली क्या बढ़ा रहे हैं, एच। क्या बढ़ा रहे हैं, एच। एच क्या बताता है कि बाहर से कितना मैग्नेटाइज करने की कोशिश करी जा रही है। हम एच बढ़ाते गए, मतलब आई बढ़ाते गए, एच बढ़ता गया, आई बढ़ाते गए, एच बढ़ता गया। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बीएम है ये भी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। अरे क्लियर है, बात समझ आ रहा है? लेकिन एक समय के बाद, एक समय के बाद अब बीएम बढ़ना बंद, क्यों? ये सारे के सारे डोमेन्स अलाइन। हमने सोचा अब चलो, अब उसके बाद हम इसको रिवर्स करते हैं। तो हमने करंट घटाना शुरू किया। जब करंट घटाने लगे तो मैग्नेटिक कैरेक्टर घटने लगा, घटने लगा, घटने लगा। एक समय ऐसा आया कि भाई साहब क्या हुआ, करंट जीरो हो गया, लेकिन फिर भी इसके अंदर अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर रह गया। अरे बात समझे? तो इसको बोलते हैं हम रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। कि मतलब ये मैग्नेटिक कैरेक्टर जो बाहर से मैग्नेटाइज करने वाला कैरेक्टर था, उसके एब्सेंस में भी अपने आप को कितना मैग्नेटाइज कर पा रहा है, अपने मैग्नेटिक कैरेक्टर को कितना रिटेन करके रख पा रहा है, ये कहलाता है रिटेंटिविटी। क्या कहलाता है, रिटेंटिव। अब हमने सोचा एक काम करते हैं, इसको पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज करते हैं। तो डीमैग्नेटाइज करने के लिए हमने क्या किया, करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया। क्या एच का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा? अरे अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से आएंगे ना, तो जो डोमेन्स थोड़े बहुत इधर अलाइंड रहे, बच गए थे, अब क्या करेगा, उनको उनको ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। एक समय ऐसा आएगा कि नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो गया तो बीएमबी कितना हो गया, जीरो हो गया। फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जिस जगह पर ये होता है, इसको कोर्सिविटी बोला जाता है। क्या भाई, कोर्सिविटी। और इसके बाद फिर ऐसे वापस गए, फिर यहां से आए, और ये पूरा प्रोसेस ऐसे चलता रहा। फिर हम यहां वापस कभी नहीं पहुंचे। अरे क्लियर है? अरे भाई अब देखो, अब क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। एक समय ऐसा होगा कि पूरे के पूरे डोमेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएंगे। अब क्या, उसके बाद फिर क्या, फिर रिवर्स करना स्टार्ट किए, फिर रिटेंटिविटी, फिर क्या, कोर्सिविटी, और फिर क्या, सैचुरेशन। और ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रही। हिस्टेरिसिस कर्व, अब मान लो भविष्य में अगर तुम इंजीनियरिंग में जाते तो तुम लोग को थोड़ा और इसके बारे में पढ़ने को मिलता। हिस्टेरिसिस कर्व, जब भी किसी मटेरियल की बात करी जाती है, जैसे कोई मटेरियल कैसा बनाना है, सॉफ्ट आयरन कोर रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, या परमानेंट मैग्नेट बनाना है, उसके बिहाफ पर हम क्या करते हैं, हिस्टेरिसिस
कर्व को डिजाइन करते हैं। पहले उस मटेरियल का हिस्टेरिसिस कर्व निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कि वो मटेरियल किस लायक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने लायक है या परमानेंट मैग्नेट बनने लायक है। क्लियर? तो देखो होता क्या है कि जिनके कर्व थिन होते हैं, जिनका बीएच कर्व थिन होता है, ऐसा देखो, ये तुम्हारे पास बी है, ये तुम्हारे पास एच है, जिनके बीएच कर्व थिन होते हैं और जिनके बीएच कर्व थिक होते हैं, यही अंतर होता है दोनों में। दोनों डायग्राम दिख रहा है? ये जो मटेरियल्स होते हैं इनकी रिटेंटिविटी भी हाई होती है, विटी एंड कोर्सिविटी दोनों हाई होती है, तो ये बनाए जाते हैं परमानेंट मैग्नेट्स। क्या बनाए जाते हैं? परमानेंट मैग्नेट्स। और जिनका रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी दोनों लो होता है, लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी, ये जनरली क्या बनाए जाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। क्यों? इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या? जब तक करंट जाए तब तक वो मैग्नेटाइज रहे, करंट हटने के बाद उनका मैग्नेटिक कैरेक्टर चला जाए। अब ऐसा थोड़ी पंखा चल रहा है, स्विच बंद कर दिए फिर भी वो गोल घूम रहा है। अरे अच्छा, कभी तुम लोग पंखे को उल्टा गोल घूमते देखते हो? कभी कभी उल्टा चलने लग जाता है, हाँ? तो नीचे कैसे हवा देगा? ब्लेड तो उसकी ऐसे बनी है ना, ऊपर हवा देने के लिए, एग्जॉस्ट की तरह। उसको रिवर्स फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स फ्लक्स। वो उसमें थोड़ा सा इसका भी कारण होता है, वो तुमको पढ़ने को मिलेगा अभी जब तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ोगे तब। हाँ भाई, सुनो 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 सुनो। हाई रिटेंटिविटी, हाई कोर्सिविटी वाले क्या होते हैं? परमानेंट मैग्नेट्स। लो रिटेंटिविटी और लो कोर्सिविटी वाले क्या होते हैं? क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को ऐसा बनाया जाता है कि जैसे करंट चली जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेट अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर खो दे और करंट आए तो वो मैग्नेटिक कैरेक्टर रिटेन कर ले। अरे क्लियर है? बस इतनी सी बात है। ये है तुम्हारा पूरा बीएच कर्व। अब इसके बाद इससे सवाल बनते हैं। देखो पहला सवाल, ईच एटम ऑफ एवरी मैटर इज अ कंप्लीट मैग्नेट इटसेल्फ। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? मे बी ट्रू और नॉट। क्लियर है क्या कि फॉल्स? ईच एटम ऑफ एवरी मैटर इज कंप्लीटली मैग्नेट इटसेल्फ। ये कह रहा कंपल्शन है। मान लो अगर अगर तुम डायामैग्नेटिक मटेरियल की बात करो तो उसमें क्या है? पेयर्ड में है ना, वहां तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर में है, तो एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? जीरो। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। एक ही एटम का जीरो। कह रहा फॉर प्रोटेक्टिंग अ मैग्नेटिक नीडल इट शुड प्लेस्ड इन एन आयरन बॉक्स, इन अ वुडन बॉक्स, इन अ मेटालिक बॉक्स, नन ऑफ दीज। आयरन बॉक्स। क्यों आयरन बॉक्स? क्यों आयरन बॉक्स? क्यों? आयरन कैसा मटेरियल है? फेरोमैग्नेटिक। कैसा है? बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है ना, वो सारी मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर ऑक्यूपाई कर लेता है, कहता है आ जाओ हमारे पास आ जाओ। अब खाली स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड को जाने नहीं देता। क्यों? एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपने आप को बाहर से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में हाईली मैग्नेटाइज कर सकता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड सारी की सारी उस आयरन कोर के अंदर से एंटर करती है और फिर बाहर निकल जाती है, अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं जाती। याद रखे रहिएगा, याद रखे रहिएगा। जब भी आपको शील्डिंग करनी होगी किसी भी मैग्नेटिक की, तो वहां पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज किया जाता है। अगला कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज रिपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड? आयरन, कोबाल्ट, स्टील, कॉपर। कौन सा? कॉपर। अबे कॉपर, कॉपर भाई डायमैग्नेटिक मटेरियल है। क्लियर है ना? कह रहा इन डायमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, द फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड द मटेरियल कंपेयर्ड टू द आउटसाइड, स्लाइटली लेस, स्लाइटली मोर, वेरी मच मोर, सेम। स्लाइटली लेस, स्लाइटली लेस। लेकिन क्या ऑपोजिटली मैग्नेटाइज होता है? इसीलिए काई की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। काई की वैल्यू, अच्छा ये बताओ, म्यू आर क्या है? काई प्लस वन। काई की वैल्यू नेगेटिव, काई की वैल्यू म्यू आर वेल लेस देन वन।
नेगेटिव में होती है, स्लाइटली नेगेटिव होती है, बहुत नेगेटिव नहीं होती है। म्यू आर बस नेगेटिव मत कर देना, म्यू आर नेगेटिव नहीं होता। म्यू आर की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1। किसके लिए? किसके लिए? डाई के लिए। पैरा के लिए म्यू आर 1 से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा ना। और फेरो के लिए बहुत ज्यादा। ये देखो, सब्सटेंस इन विच द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सिंगल एटम इज नॉट जीरो आर नोन एज डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। कौन सा? पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अरे अनपेड इलेक्ट्रॉन है भाई, इसीलिए कहते हो उतना प्रॉपर्टी पढ़ लो उतने सब सवाल बन जाएगा। ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज फाउंड डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड द मटीरियल इज डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, सुपरकंडक्टर। कह रहा ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज फाउंड टू डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। कौन? द मटीरियल इज पैरा की फेरो? पैरा, पैरा फेरो दोनों लग रहा है यार। ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं, इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर ना, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट बस केवल पैरामैग्नेटिक होते हैं। काई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T, ये किसके लिए होता है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, तो सही आंसर होगा पैरा। उसके बाद द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इंफिनिटी, जीरो, कांस्टेंट बट लो, नन ऑफ द अबव। पैरामैग्नेटिक मटेरियल जीरो, मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो। अबे जीरो कैसे? इसमें क्या होता है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कांस्टेंट बट लो। अरे यार, यहां देखो तो, द कॉज ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अबे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना, हाँ। और देख, द कॉज ऑफ डायमैग्नेटिज्म ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या भाई साहब? ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, पेड़, अरे उसके मोशन की वजह से होता है भाई। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, वो थोड़ी मैग्नेटिक कैरेक्टर डेवलप कर देगा। जैसे बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड आती है तो वो क्या करते हैं, सब एक ही डायरेक्शन में गोल गोल घूमने लग जाते हैं और ऐसा मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं कि जो बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। क्लियर है ना? तो ऑर्बिटल मोशन। और देखो, कह रहा था मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज इंफिनिटी, जीरो, नन ऑफ द अबव। क्या? मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल जीरो होता है यार, जीरो होगा ना भाई। क्यों? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना। अरे जब बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ रही है तो एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, भाई जीरो होगा। यहां कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स? म्यू आर इज लेस देन 1, काई इज नेगेटिव एंड लो, काई डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। Which of the following statement is correct for ferromagnetic materials? These becomes diamagnetic, these becomes paramagnetic at Curie temperature. ऐसा ही तो है? अरे सही है ना? और पढ़ लो, their magnetic susceptibility becomes zero, its magnetic properties are explained on the basis of electron principle. दूसरा सही है। क्या चीज? हाँ डिपेंड करता है, लेकिन लीनियरली डिपेंड नहीं करता है। काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T माइनस TC का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है ना? तो डायरेक्ट डिपेंडेंसी नहीं होती है। पैरामैग्नेटिक भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, फेरोमैग्नेटिक भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बट इनवर्स डिपेंडेंसी डायरेक्टली टेम्परेचर के साथ किसकी होती है? किसकी होती है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की। ठीक, यहां बताओ, if the magnetic susceptibility of magnetic material is minus 0.004, its nature will be diamagnetic ना। कह रहा था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल एट -73 डिग्री सेल्सियस इज 0.0075, देन इट्स वैल्यू एट -173 डिग्री सेल्सियस विल बी, क्या निकाल पाओगे भाई? काई 1 अपॉन काई 2 बराबर क्या? T2 अपॉन T1। टेम्परेचर किस में रखोगे? केल्विन में ना। -73 का मतलब कितना है? 200। 200 तो T2 हो गया तुम्हारे पास कितना? T1 हो गया 200 और T2 400, 100 100 ना। अरे 100 ना,
कट जाएगा। तो काई टू बराबर 0.0030 क्या? अरे ये हो जाएगा सेकंड ना, थर्ड। अबे 0.0, अच्छा नहीं नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करो, 75 दूना 150, सी होगा, थर्ड होगा, थर्ड। क्या बताओ? फॉर पैरामैग्नेटिक मटीरियल ससेप्टिबिलिटी इज रिलेटेड एज टी की पावर -1। अगर पैरामैग्नेटिक का बोलता, फेरोमैग्नेटिक का भी बोलता, तब भी टी की पावर -1 ही चलता। According to Curie's law, the magnetic susceptibility of substance at an absolute temperature T is proportional to 1 by T. सेम ही सवाल है। रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड काई विल बी म्यू आर बराबर 1 प्लस काई, 1 प्लस काई। ये बताओ तो, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इतना, इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 4 into 10 to the power 4 एम्पियर पर मीटर। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये क्या दिया हुआ है? ये क्या दिया हुआ है? एच। क्या दिया हुआ है? और ये क्या दिया हुआ है? काई। और तुमसे क्या पूछा है बे? आई। तो काई बराबर क्या होता है? आई बाई एच। निकाल लोगे? हाँ, सी आ जाएगा। 4 2 8 4 दे 12, ठीक है। 10 to the power 8 नहीं, एक -4 एक +4। कह रहा था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इतना, द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विल बी कितना होगा? बोलो, ये बनाओ, ये बनाओ। बताओ बताओ बताओ, क्या निकालना है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की मैग्नेटिक इंटेंसिटी? मैग्नेटिक इंटेंसिटी ना, तो क्या होता है फॉर्मूला? अरे भाई, बी बाई म्यू नॉट। अरे होता है, बी तुमको पता है क्या? म्यू नॉट से डिवाइड नहीं कर सकते हुए? कितना आंसर आएगा? सॉल्व करते रहना, आराम से डिवाइड करते रहना। सेकंड आ रहा है, ठीक। ये बता, द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज 2 into 10 to the power 3 एम्पियर पर मीटर, produces a magnetic field of 8 pi Tesla in an iron rod. The relative permeability of the rod will be, relative permeability पूछा है, म्यू आर। म्यू आर पूछा है, म्यू आर बराबर क्या होता है? अबे बी बाई बी नॉट होता है ना, बी नॉट। बी नॉट को क्या लिख सकते हो? म्यू नॉट इंटू एच लिख सकते हो क्या? अरे बी नॉट को म्यू नॉट इंटू एच तो लिखोगे ना। बी नॉट तो बाहर वाला जो मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहा वही तो है। नहीं आ रहा है, क्या बोलेगा? यहां से बोलो, बी कितना? 8 पाई, और म्यू नॉट कितना? 4 पाई इंटू 10 to the power -7। और एच कितना? एच कितना? 2 इंटू 10 to the power 3। 4 से 4, 2 से 2, कट गया क्या? क्या बचा? 7 में से 3 गया, 4। 10 to the power 4 क्या? 10 to the power 4, ठीक है ना? नहीं आ रहा है, ये बता। कह रहा अ बार मैग्नेट मेड ऑफ स्टील हैज मैग्नेटिक मूवमेंट इतना, मैग्नेटिक मूवमेंट इतना, मास दे रखा है तुझे और डेंसिटी दे रखा है। क्या वॉल्यूम निकाल सकते हो? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो आई इक्वल टू एक फॉर्मूला क्या होता है? एम बाई वी। अब क्या वॉल्यूम लिख सकते हो? यही सब आता है यार, समझ आए? तो अब तो नहीं बोलोगे कि मैग्नेटिक मटेरियल्स बहुत कठिन था? हाँ, समझ आया? कब? हाँ, इतना ही है भाई। बड़ा हिस्सा अर्थ मैग्नेटिज्म था, अर्थ मैग्नेटिज्म है ही नहीं, सिंपल। क्या भाई? हाँ, तो जब चैप्टर ही बहुत छोटा है ना भाई, एक्चुअली एनसीईआरटी ने इसको जबरदस्ती का एक चैप्टर बना के रखा था। सुनो, मैग्नेटिज्म एंड मैटर टोटल, हाँ भाई क्या कह रहा? टोटल क्वेश्चन कितने हैं इसमें? 1 से लेके 75 तक, 75 क्वेश्चन हैं टोटल। अर्थ मैग्नेटिज्म का भी क्वेश्चन होगा इसमें। कौन सा है?
58 से लेके 75 तक, मतलब 57 सवाल लगाने हैं यार टोटल। आज के आज लगा लेना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लगाने में भाई। अब सब सीधे 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 सवाल हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर, एनसीईआरटी में कितना है? एनसीईआरटी में कितना है? चैप्टर है एनसीईआरटी में ये वाला? दिखाओ एनसीईआरटी दिखाओ। अबे भाई ये एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट है। अबे भाई क्या गरीब बना दिया यार एनसीईआरटी को। अरे डुप्लीकेट नहीं, कितनी पतली हो गई है भाई। ओ भाई साहब, पूरा अर्थ मैग्नेटिज्म गायब। एक्सरसाइजेस में से एडिशनल एक्सरसाइज गायब। अच्छा ये बताओ, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था? बी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, था ना? मैग्नेटिज्म में क्या होगा? क्या कभी मोनोपोल पॉसिबल है? मोनोपोल पॉसिबल है? नहीं, नहीं है ना। एक तरफ पॉजिटिव, एक साउथ पोल प्लस एम बना, एक नॉर्थ पोल बना माइनस एम। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी क्लोज सरफेस से एंटर करेगी वो सारी की सारी बाहर निकलेगी, तो बी डॉट डी एस क्या हो जाएगा? जेड। क्या हो जाएगा? जेड। ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, बस खत्म, इतनी सी बात। खत्म हो गया यार चैप्टर। अरे क्लियर है। इसके बाद अब कैंसिल नहीं करवा सकते यार, बहुत पैसा लगा, 60,000 रुपए की तो फ्लाइट फ्लाइट हुई यार, 2 राउंड का। हाँ मेरा लखनऊ से था ना फ्लाइट। हाँ कंपनी ने दिया? पागल हो यार, अपना पैसा खर्च करके वो भी बैंगलोर जाएंगे 2 कौड़ी की जगह पे। साला ना खाने को मिलता है ना पहनने को मिलता है।